नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। डेली लाइन में आज हम डिस्कशन का मुद्दा लेके आए हैं बसपा सुप्रीमो मायावती को। 2014 में बीएसपी शून्य पर थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर आई वो, और 2024 में आते आते फिर से शून्य पे हो गई। तो बसपा जिस तरीके से चल रही है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अपने पराभव की तरफ चल रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बसपा प्रमुख मायावती सही निर्णय नहीं ले पा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है कि अपने कम्युनिटी के लोगों की बात को बीएसपी सुप्रीमो समझ नहीं पा रही हैं और बीएसपी गर्त में जा रही है धीरे धीरे। तो आज इसी पर हम बात करेंगे कि बसपा की और बसपा प्रमुख मायावती की वो गलतियां कौन सी हैं जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को इतना भारी नुकसान दिया ताकि उनके दुश्मन आगे बढ़ गए और बसपा पीछे रह गई। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मार्तंड है जो कि बसपा बीट भी देखते रहे, बहुजन समाज पार्टी को बहुत अच्छे से समझते रहे हैं। बसपा में आखिर चल क्या रहा मार्तंड? एक ऐसी पार्टी जिससे एक बड़ा वोट बैंक, एक ग्रुप जुड़ा हुआ था जो अपने आप को कभी उनसे अलग नहीं मानता था, वो भी उनसे हट रहा धीरे धीरे। तो बीएसपी में वो गलतियां कौन कौन सी हैं मायावती की जिससे अब उनके लोगों का ही उनसे मोह भंग हो गया और धीरे धीरे लोग हट रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो सबसे बड़ी कमी है वो कभी बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी मजबूती भी हुआ करती थी। जैसे सेंट्रलाइज्ड पावर वाली जो बात थी, जो मायावती जो थी वो उनके पास पूरी पावर थी, वही चेहरा थी। और इसी के मद्देनजर देखिए कि आज तक जो है सेकंड टियर का लीडर बहुजन समाज पार्टी में कोई बन नहीं पाया। जो संस्थापक सदस्य थे, कई ऐसे सदस्य हैं जो इस समय समाजवादी पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पे हैं, सांसद बन गए हैं इस बार। इनकी संख्या 10 से ज्यादा है मेरे ख्याल से। 13 बसपा के महत्वपूर्ण नेता जो उनके फाउंडर मेंबर थे, मंत्री रहे उनकी सरकार में, आज वो सपा के टिकट पर सांसद हैं। जी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि 2007 के समय की बात करें, 2007 या उससे पहले से मायावती इकलौता चेहरा होती थी जो उनका वोट बैंक है, केवल उस चेहरे को देखकर वोट देता था। लेकिन उसके बाद 2014 भी आया, जब उस वोट बैंक में सेंध लगी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो हिंदुत्व वेव को लेकर जब आगे बढ़ी, तो उन्होंने जो है सीधे तौर पे जो 80% हिंदुत्व की बात की, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी का जो वो कोर वोटर था, यानी कि जो दलित वर्ग का वोटर था, हालांकि जाटव फिर भी मायावती के साथ रहा, लेकिन उसके अलावा जो गैर जाटव दलित वोट वर्ग था वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। इसके बाद से लगातार बसपा की चुनौतियां बढ़ती गई। कुछ जो है बदलाव करने चाहिए थे बहुजन समाज पार्टी के अंदर, वो बदलाव हुए नहीं, और लगातार चुनाव दर चुनाव जो है उसी पुराने पैटर्न पे अपना बहुजन समाज पार्टी लड़ते गई। उसके पुराने लोग उसका साथ छोड़ते गए, दूसरे दलों में चलते गए। आप देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी छोड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। हालांकि वहां से भी वो छोड़कर समाजवादी पार्टी जाते हैं, वो भी गुड़ गोबर करवा लेते हैं तमाम अपने बयान देकर। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी वो भी पार्टी छोड़ते हैं और कांग्रेस चले जाते हैं। तो तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो है वो पार्टी छोड़कर और दूसरे जगह पे जाते हैं और जो है वो बाकायदा सांसद बन जाते हैं, महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद अब इनके पास कोई अपना जो वो पुराना सिपा सलार है वो नहीं बचता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, 2024 के चुनाव में जो हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से वो मुद्दे जिनको जो इंडिया गठबंधन है वो जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा, वो मुद्दे सीधे तौर पे युवाओं से जुड़े थे। चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो या तमाम वो जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो सारे मुद्दे युवाओं से जुड़े थे। और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, उनके युवा नेता या उनका जो स्टूडेंट विंग था, वो इन मुद्दों को हवा देने में जुटा रहा और लगातार छात्रों के साथ खड़ा रहा। यही वजह थी कि छात्रों को लगा कि ये इनके हित में काम कर रहे हैं। तो वो छात्र थे पूरे, वो किसी जाति में नहीं बटे थे, वो चाहे जिस जात वर्ग का वो छात्र था, वो वोट जो है इंडिया ब्लॉक की तरफ चला गया। बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव में एक बढ़िया फैसला लिया, आकाश आनंद को आगे किया। आकाश आनंद की रैलियां भी हुई, और जो पहली रैली हुई जो नगीना में रैली हुई, जहां पे जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, उसके बाद उन्होंने युवाओं का ध्यान, खासतौर से वो वोट वर्ग जो कभी मायावती का था, वहां उस वोट वर्ग के युवाओं का ध्यान उन्होंने खींचा। लेकिन उसके बाद आगरा आते आते मतलब मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर, 1.5 हफ्ते के अंदर उनको बिठा दिया गया। अच्छा, यहाँ पर आकाश आनंद का आपने जिक्र कर लिया। आकाश आनंद को मैंने देखा कि उनकी रैलियां जब सुनते थे तो वो मायावती का पुराना दौर याद आ जाता था। वही फायर ब्रांड लीडरशिप, वही अपने लोगों से कनेक्ट करने का तरीका, बात करने का तरीका, खासतौर पर दलित कम्युनिटी की जो युवा है, मैंने देखा उनके रील्स, उनके वीडियोज गांव गांव में लोगों में वायरल हो रहे थे। आकाश आनंद एक अचानक से उभरता हुआ स्टार बने बसपा में, लेकिन उनको बैठाने के पीछे कई अलग अलग कारण बना कि भाई उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स दे दिए। असली वजह क्या है? क्या आपको लगता है? कुछ लोग कहते हैं कि भाई
उनके बयानों के बाद से बीजेपी को नुकसान होने लगा था। लोग कहते हैं कि अंदर खाने बीएसपी जो है वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही थी, इसलिए उनको बैठा दिया गया। जबकि आकाश आनंद वो एक सेंटर बने थे जो अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी कम्युनिटी यानी दलित मतदाताओं के बीच में एक बड़ा चेहरा बन रहे थे वो। जी बिल्कुल। आकाश आनंद देखिए, जैसा मैंने जिक्र किया कि जब उनकी पहली रैली होती है वो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जिस तरीके से वो अटैक करते हैं, तो सोचिए चंद्रशेखर आजाद भी उसी वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं जिस वर्ग की बसपा नुमाइंदगी करती है, लेकिन फिर भी वो तेजी से वायरल होता है सोशल मीडिया पे और लोग सपोर्ट में आते हैं आकाश आनंद को। फिर उनको लगता है कि एक नया चेहरा बहुजन समाज पार्टी के अंदर मिल रहा है और जो बहुजन समाज पार्टी लगातार हाशिए पे जा रही है, ये चेहरा उसको बाहर निकाल सकता है। लेकिन फिर वो आगरा आते हैं और सरकार पे जो है अटैक करना शुरू करते हैं, उसके बाद बिठा दिया जाता है तो तमाम बातें शुरू हो जाती हैं। विपक्षी दल की तरफ से ही बातें होती हैं, खासतौर से कि ये बी टीम, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पे बी टीम का आरोप काफी समय से लगता रहा है। हालांकि 2019 में वही बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है और 10 सीटें जीत जाती है, तब वो बी टीम नहीं होती। तो राजनीति में खैर उसको बी टीम वाली बात जो है वो कही जाती है हमेशा, समय समय पर अपनी सुविधा के हिसाब से नैरेटिव बनाई है। लेकिन जहां तक बी टीम की बात है, अगर देखें इस 2024 के लोकसभा चुनाव पे 3 दर्जन से ज्यादा वो सीटें थी जहां पे बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव हराया है, क्योंकि जो जीत और हार का मार्जिन है। अरे बसपा ने ही पूरा चुनाव हरवा दिया भाजपा को। ये लोग बता रहे हैं कि भाई गेम रिवर्स कर गया है, ये पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया। लोग ये कह रहे थे कि बैटिंग कर रही है बीजेपी के लिए बसपा, लेकिन उल्टा पड़ गया। और बीएसपी के मतदाता स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, वो अपने नेता के लिए बहुत लॉयल रहते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनको भी समझ में आ गया कि भाई आपने आकाश आनंद को बैठा दिया, उनको अब एक अच्छा नेता मिल रहा था, उनको बैठा दिया। आरोप लग रहे थे कि जहां जहां इंडिया गठबंधन मजबूत है वहां पे आपने वैसे ही प्रत्याशी दे दिए। तो बसपा का जो वोटर है यानी जो उनका कोर वोटर है बहुत स्मार्ट है, वो समझता है कि हमको वोट देना है तो कैसे देना है। मुझे लगता है ये रिवर्स कर गया पूरा मामला, ये रिवर्स कर गया। लेकिन देखिए इस रिवर्स करने की उम्मीद पहले से ही चल रही थी। जब बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट सिलेक्शन का जो तरीका था इस चुनाव में, इस पे हम लोग लगातार बातें करते रहे थे कि जहां पे जिस समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी चाहिए, ये नहीं था कि बहुजन समाज पार्टी ने केवल मुसलमानों को वोट लेना है तो हर जगह मुस्लिम कैंडिडेट पश्चिम में खड़ा कर दिया, या अगर केवल जो है दलितों का वोट लेना है तो अपना दलित कैंडिडेट खड़ा कर दिया। बाकायदा ब्राह्मण कैंडिडेट दिया जहां पे जरूरत थी, जहां पे मुस्लिम जरूरत थी वहां मुस्लिम कैंडिडेट दिया। मतलब जिस तरीके के सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला जो बसपा का 2007 में चला था, उस फॉर्मूले की याद आई थी अगर इस कैंडिडेट शुरुआत में आई थी, लेकिन 14-15 बाद फिर उन्होंने बदले अपने बदले कैंडिडेट। और ये सबसे बड़ी कमजोरी रही कि बसपा ने जब कैंडिडेट बदले तभी तो उसको बी टीम कहा जाने लगा उसके बाद से। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने जितनी सीटें भाजपा को हरवाई, ठीक है, जाहिर तौर पर कुछ सीटों का फायदा विपक्षी गठबंधन को भी मिला। 13 से ज्यादा मेरे ख्याल से सीटें थी जिसपे बहुजन समाज पार्टी की वजह से, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से वहां पे सपा या कांग्रेस का कैंडिडेट जीता। लेकिन ये दो धारी तलवार बन चुकी है बहुजन समाज पार्टी। अगर 24 को देखा जाए तो वो उसने बीजेपी को भी हराया, लेकिन कई सीटें ऐसी भी थी जहां पे गठबंधन के प्रत्याशी को भी हराया। तो कहीं ना कहीं ये जो बी टीम वाली बात है वो अब थोड़ी सी खारिज होती है। और रही बात बहुजन समाज पार्टी के भविष्य की, तो सबसे बड़ी चीज ये कि उनके पास मायावती के अलावा एक आकाश आनंद को छोड़ दिया जाए। हालांकि आकाश आनंद को भी रोल बैक किया जाने लगा है और जैसी जानकारी सामने आने लगी है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक धड़ा है जो फिर से बैक कर रहा है। अभी बैठक हुई है, अभी सेक्टर व्यवस्था लागू हो गई बसपा में, आपको पता ही है, सारी पुरानी व्यवस्था बदल दी गई। इस हार के बाद मायावती बहुत कुछ लोगों ने कहा कि सदमे में थी। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया, उन्होंने कहा कि भाई हमने मुस्लिम मतदाताओं से अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई, आगे हम सोचेंगे। सेक्टर व्यवस्था लाई गई, बैठक की गई और उस बैठक में आपने जो कहा जिक्र हुआ है कि आकाश आनंद को वापस लाइए, क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ाना, मजबूत करना। 19% वोट शेयर से 9% पे आप आ गए, तो आकाश आनंद की चर्चा उस बैठक में हुई है। जी बिल्कुल, ये होना लाजमी भी है, क्योंकि देखिए जैसे कि पहले हम लोग चर्चा किए कि इस चुनाव में जो नब्ज पकड़ा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, वो नब्ज युवाओं की नब्ज थी। और उसके लिए आप देखिए कि काशीराम जब बामसेफ का गठन करते हैं, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी जब अस्तित्व में आती है, तो चेहरा काशीराम नहीं होते। काशीराम एक जो है लीडर के रूप में होते हैं, वो प्लानिंग कमीशन, चेहरा युवा मायावती बनती है।
उसके बाद एक पूरा जो है एक लहर चलती है बीएसपी की, और गांव-गांव घूम के, और जो मायावती भी उस समय जो भाषण देने का तरीका था बिल्कुल अटैकिंग था, जो आपने कहा कि आकाश आनंद ने बिल्कुल याद दिलाते हैं मायावती की वो। और उसके बाद आकाश आनंद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो वो युवाओं की नब्ज आखिर कौन पकड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसके नेता पब्लिकली मंचों से भाषण दें, मीडिया से रूबरू हो, जनता के बीच जाए। वो तो जो कोऑर्डिनेटर्स की व्यवस्था थी उसी व्यवस्था पे चलती थी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी को जरूर लग गया है कि ये जो कोऑर्डिनेटर्स की व्यवस्था थी उससे थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा और अब सेक्टर में बांट दिया गया है। लेकिन उससे भी जरूरी यह है कि कुछ चेहरे ऐसे हो जिसकी जो है एक्सेप्टेंस हो पब्लिक के बीच में, और उसके लिए जाना पड़ेगा। आवश्यकता इसलिए भी क्योंकि भाई देखिए मायावती की अब एक उम्र भी हो रही है, उतना सक्रिय राजनीति है वो, लेकिन उतनी सक्रियता नहीं है। तो पार्टी में एक लीडरशिप क्राइसिस जो पैदा हो रही है, आकाश आनंद उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है मार्तंड, ये आखिरी सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगा कि बीएसपी के जो लॉयल वोटर्स थे, जो मायावती को देवी मानते थे, अपना भगवान मानते रहे हमेशा से, उनकी हर बात पे आगे बढ़ते रहे, क्या उनके साथ धोखा हुआ है इस बार? मतलब वो निराश हुए इसीलिए बसपा से अलग हुए? बिल्कुल। देखिए, अगर आप 22 का चुनाव देखें, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव बाद में हुए 2014 के बाद से, उन विधानसभा चुनाव में देखिए कि बहुजन समाज पार्टी गेन नहीं कर पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपके पास एक विधायक रह जाता है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज यही रही कि जो इनका वोटर था, एक तो विपक्ष का जो नैरेटिव सेट किया गया था संविधान बदलने वाली बात, हालांकि उसके लिए जिम्मेदार खुद भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। लल्लू सिंह जो है वो सीधे तौर पे जो है बोलते हैं कि हमको 400 सीटों की जरूरत है क्योंकि हमको संविधान बदलना है। तो इस नैरेटिव को जब सेट किया गया तो मायावती का भी जो कोर वोटर था वो उसने सीधे तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर की अस्मिता से इसको जोड़ दिया। और उसके बाद वो जो है उसने जब देखा कि क्या बहुजन समाज पार्टी हमको इस काबिल दिखती है कि वो अगर हमारा वोट अगर दे तो वो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगी, तो ऐसा बहुजन समाज पार्टी उनको दिखी नहीं, कहीं लड़ती हुई नहीं दिख रही थी, तो वो चले गए कांग्रेस और सपा गठबंधन के पास। तो अब जरूरत जो है बहुजन समाज पार्टी की जाहिर तौर पे ये है कि जो ये वोटर्स थे, कोर वोटर्स थे, वो क्यों छोड़ के गए, इस पे चिंतन मनन हो। दूसरी चीज, एक ऐसी लीडरशिप तैयार की जाए, खासतौर से युवा लीडरशिप, जो कि पब्लिक के बीच में जाए, युवाओं के बीच में जाए और ये बताने की कोशिश करे कि जितना साथ बहुजन समाज पार्टी आपका दे सकती है ये बाकी दल नहीं दे पाएंगे। और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी जो शुरू से जो बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा है, आप देखिए, याद करिए कि बहुजन समाज पार्टी के बीच में वो जो बसपा था वो उसको ब्राह्मण भी बता दिया गया बहुजन की जगह। जिस तरीके से तमाम जो ब्राह्मण नेता है, सतीश चंद्र मिश्रा, बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग की गई, तो उससे भी एक वर्ग नाराज लगातार दिखा। और यही वजह थी कि जब वहां पे ये इन नेताओं का प्रभुत्व बढ़ने लगा तो कई लोग छोड़ के चले गए। तो कहीं ना कहीं जो उदासीनता थी मतदाताओं के बीच में, इसको लेकर भी आई और उस डैमेज को जो है मायावती पूरा नहीं कर पाई। तो इसलिए अब जरूरी है कि मायावती फिर अपने पुराने उसी पैटर्न पे लौटे। पहले जो अपने कोर वोटर्स हैं उनको अपने पास बुलाए, उसके बाद जी बैक टू बेसिक्स। देखिए, हर पार्टी की स्थापना एक कारण की वजह से होती है। बीएसपी की स्थापना जिस लिए की गई थी और जिनके लिए की गई थी, बसपा को वापस उसी पर आना पड़ेगा, यानी अपने उसी समाज के लिए फिर से खड़ा होना पड़ेगा, उनके लिए बात करनी पड़ेगी, उनकी आवाज उठानी पड़ेगी। और आकाश आनंद जो कि मायावती जी के भतीजे हैं, उनकी आवाज बुलंद थी, उसको अगर दबाया गया तो उसको फिर से उनके बीच में ले जाना पड़ेगा, यानी बैक टू बेसिक्स। यानी बसपा के वो लोग जो उनके लिए हमेशा से खड़े रहे हैं, अगर उनके साथ धोखा हुआ है तो फिर से वो विश्वास लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती दोबारा से सक्रिय हुई हैं, दोबारा से पार्टी में अब जान फूंकने के लिए काम कर रही हैं और इंतजार किया जा रहा है कि आकाश आनंद फिर से कब हमको उसी फॉर्म में दिखाई देंगे जैसा कुछ दिनों पहले दिखाई दे रहे थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद के आने के बाद से क्या बहुजन समाज पार्टी फिर से राइज करेगी? फॉल तो हुआ है, राइज करेगी? क्या बसपा की इस करारी हार के पीछे के कारण यह है कि आकाश आनंद को जगह नहीं दी गई, गलतियां की गई निर्णय लेने में मायावती की तरफ से? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमको जरूर बताइए। फिलहाल आप देखते रहिए डेली लाइन।